तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वोल्टेज डिवाइडर वाइज और सेल्फ वाइज के बारे में। ध्यान रखना है कि वोल्टेज डिवाइडर वाइज सिंपल नाम है इसका, कभी कभी इसको सेल्फ वाइज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि खुद से ही ये अपना वाइसिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो वाइसिंग प्रोवाइड करेगा वो वाइसिंग कैसी होगी, नेगेटिव फीडबैक टाइप की वाइसिंग होगी। और वो नेगेटिव फीडबैक टाइप की वाइसिंग से सर्किट हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए। तो देखते हैं हम वोल्टेज डिवाइडर वाइज सर्किट यहाँ पे देखेंगे। कंप्लीट सर्किट में बना रहा हूँ यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर वाइज के लिए, और उस कंप्लीट सर्किट से हम देखेंगे कि कैसे हम एनालिसिस करेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए और ऑपरेटिंग पॉइंट को ऑब्टेन करेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर वाइज और सेल्फ वाइज। तो यहाँ पे मैं सर्किट बनाऊंगा। आप देख सकते हैं कि सर्किट सिंपल सर्किट बनेगा। बस यहाँ पे क्या है, बेस में एक डिवाइडर नेटवर्क डलेगा R1 और R2 के थ्रू। तो R1 और R2 जो क्या करेंगे, डीसी सप्लाई जो हम प्रोवाइड करेंगे उस डीसी सप्लाई को डिवाइड करेगा, इसलिए इसको वोल्टेज डिवाइडर वाइज के नाम से जाना जाता है। तो ये प्लस VCC सप्लाई और यहाँ पे RC रेजिस्टेंस, आरसी रेजिस्टेंस के साथ मैंने आउटपुट में कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू आउटपुट वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे RE कनेक्टेड है। RE के साथ साथ ये जो बेस सर्किट है, बेस सर्किट में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं और दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद इसको मैंने नाम दिया है वोल्टेज डिवाइडर वाइज। तो हम देख सकते हैं इस सर्किट को VI इनपुट और C इन, ये इनपुट कपलिंग कैपेसिटर, यहाँ आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर, ये देख सकते हैं। तो R1 रेजिस्टेंस और यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस, ये कलेक्टर टर्मिनल, यहाँ पे एमीटर टर्मिनल, और ये बेस टर्मिनल, या यहाँ कह सकते हैं हम बेस टर्मिनल को, क्योंकि यहाँ पे हम वोल्टेज बेस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो बेस टर्मिनल, यहाँ करंट अगर हम बोलेंगे तो IC करंट बोलेंगे। यहाँ अगर बेस टर्मिनल पे करंट IB है और यहाँ करंट अगर I जा रहा है तो यहाँ का करंट I प्लस IB करंट बोलेंगे। सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ इस टर्मिनल पे, बेस टर्मिनल पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक ट्रांजिस्टर की तरफ जा रहा है जिसको हमने IB बोला है, एक R2 की तरफ जा रहा है तो जिसको हमने I बोला है। तो ये बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है R1 और R2, ये डिवाइडर नेटवर्क की तरह काम करेगा, जिससे हम इसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के नाम से जानते हैं। अब एक्चुअली इस सर्किट की स्पेशलिटी क्या है कि जैसे ही करंट IC मींस रिवर्स सैचुरेशन करंट और बीटा जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर है उसके कारण IC करंट अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे IC करंट इंक्रीज होने के कारण IE करंट भी इंक्रीज होगा। IC करंट इंक्रीज हुआ तो IE करंट इंक्रीज होगा। IE करंट इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, बेस इमीटर वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। बेस इमीटर वोल्टेज, यहाँ पे बेस इमीटर वोल्टेज होगा तो बेस इमीटर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। बेस इमीटर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो IB डिक्रीज होगा। IB डिक्रीज होगा तो कंसिक्वेंस में IB IC को डिक्रीज कर देगा। जैसे यहाँ पे IC इंक्रीज हुआ, ये नेगेटिव फीडबैक R1 R2 नेटवर्क नेगेटिव फीडबैक का काम करेगा और वो IC को डिक्रीज कर देगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये वोल्टेज डिवाइडर वाइज सर्किट नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है और नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करने के कारण स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। दैट मींस अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर के कारण IC बढ़ रहा है तो उस केस में ये नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करके हम IC को वापस से डिक्रीज कर रहे हैं सर्किट, इस तरह के सर्किट को अप्लाई करके। तो ये सर्किट मोर स्टेबल होगा देन फिक्स वाइज एंड कलेक्टर टू बेस वाइज। एमीटर वाइज सर्किट सिमिलर स्टेबल था। अब हम जब स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे तब और क्लियरली देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले DC एनालिसिस करते हैं सर्किट की। और मैंने जैसा आपको बताया है कि DC एनालिसिस में क्या करना है, आपको 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। 3 स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट IB के लिए एनालिसिस करना है, बेस करंट बेस सर्किट में आपको अप्लाई करना है IB के लिए। सेकंड स्टेप में आपको IC कैलकुलेट करना है, IC इक्वल टू बीटा IB होता है। और थर्ड स्टेप में आपको कलेक्टर सर्किट में अप्लाई करना है, कलेक्टर सर्किट में VCE के लिए कैलकुलेट करना है। तो
इस तरह से आप जब इसकी डीसी एनालिसिस करेंगे तो क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज आपको मिल जाएंगी वहां पर। तो बेस सर्किट में सिंपल बेस सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूं। मैंने यहाँ कोई कनेक्शन नहीं दिए हैं क्योंकि कलेक्टर एमीटर सर्किट की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल R1 और R2 कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे R1 R2 और यहाँ VCC प्लस VCC वोल्टेज, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I प्लस IB, यहाँ पे IB करंट फ्लो होगा और यहाँ I करंट फ्लो होगा। मैंने केवल इतना पार्ट इस सर्किट से उठा लिया है इस बेस सर्किट को मैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ इस वोल्टेज को मैंने बेस वोल्टेज बोला है। ये बेस एमीटर वोल्टेज होगा यहाँ पे और यहाँ पे एमीटर वोल्टेज होगा, VE नाम दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये बेस वोल्टेज इस वोल्टेज डिवीजन रूल से हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेस वोल्टेज के लिए जब अप्लाई करेंगे तो बेस वोल्टेज विल बी R2I डिवाइडेड बाय R1 I प्लस IB प्लस R2I इंटू VCC। ये VCC वोल्टेज का ये पार्ट जो R2I में होगा वो पार्ट यहाँ अप्लाई होगा। तो सिंपली अगर IB को हम निगलेक्ट कर देते हैं, I इज वेरी वेरी ग्रेटर देन IB, उस केस में अगर ये IB को निगलेक्ट कर देते हैं देन VB वोल्टेज अक्रॉस बेस दैट इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VCC। तो ये वोल्टेज डिवीजन हो गया यहाँ पे। सिंपली R2 के अक्रॉस वोल्टेज दैट इज VB बेस वोल्टेज हो गया यहाँ पे। तो ये मिल गया VB वोल्टेज मुझे यहाँ से मिल गया। अब अगर कलेक्टर सर्किट में हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये वाला कलेक्टर सर्किट VCC RC ये प्लस माइनस VCE, तो कलेक्टर सर्किट में देख सकते हैं हम यहाँ पे तो कलेक्टर सर्किट में VE इक्वल टू IE RE और दैट इज इक्वल टू VB माइनस V बेस एमीटर होगा। सिंपली यहां से IE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, IE इक्वल टू VB माइनस V बेस एमीटर डिवाइडेड बाय RE। तो ये सिंपल फॉर्मूले से हमने IE की वैल्यू कैलकुलेट किया और IE ऑलमोस्ट IC के इक्विवेलेंट है। कलेक्टर सर्किट में फिर से अप्लाई करते हैं तो VCC माइनस IC RC माइनस VCE माइनस IE RE इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया इस सर्किट में VCC माइनस IC RC माइनस VCE माइनस IE RE और इसे VCE के लिए लिखा है, फिर से रीअरेंज किया इक्वेशन को। तो VCE को इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC माइनस IE RE। ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब हम यहाँ पे VCE के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। सिमिलरली IB को निगलेक्ट कर दिया है तो हमने IE के लिए कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं इसी सर्किट को। तो देखेंगे हम दूसरे तरीके से, जहां पे हम इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल निकालेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल मींस R1 और R2 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले लेंगे और इसका इक्विवेलेंट मॉडल निकालेंगे वोल्टेज के साथ। तो देखते हैं हम दूसरे सर्किट जिसमें हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो अब मैं यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी को दूसरा मेथड है, जो मेथड हमने देखा था उसी मेथड को कंटिन्यू करते हुए मैं दूसरा मेथड से अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखें मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बाकी सर्किट एक जैसा है, बस R1 और R2 को पैरेलल कंबाइन कर दिया है और उनके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल निकाल लिया है। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल से सॉल्व करें तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी क्वेश्चन को। तो देखें यहाँ पे सिंपली ये RC सिंप्लीफाई सर्किट आपके सामने है। ये यहाँ पे IE और
आर ई, ये आर बी विच इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 और प्लस माइनस VT वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिया है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल इस तरह का सर्किट है जिसमें RB जो वोल्टेज होगा दैट इज R1 पैरेलल R2 दैट इज R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, सिंपल कैलकुलेट किया जा सकता है। VT अब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे बेस एमीटर रूप में, सिंपल यहाँ पे वोल्टेज लिख सकते हैं V बेस एमीटर। तो सिंपल जब यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो VT इक्वल टू IB RB, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, IB करंट फ्लो करेगा, तो VT इक्वल टू IB RB प्लस V बेस एमीटर प्लस IE RE। तो सिंपल यहां से सॉल्व कर सकते हैं हम। VT इक्वल टू IB और IB के साथ RB, इसको लिखा जा सकता है IE, जैसा हम जानते हैं IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। तो यहाँ पे लिख सकते हैं IB इंटू RB प्लस RE प्लस IC RE प्लस V बेस एमीटर। ये एक्सप्रेशन आ गई जैसा कि हम जानते हैं, और V बेस एमीटर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो VT माइनस IB RB प्लस RE माइनस IC RE। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी एनालिसिस दिया है, सिंप्लीफाइड एनालिसिस किया है यहाँ पे, और यहाँ जो क्राइटेरिया रहेगा वो बीटा RE शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10R2, ये होना चाहिए क्राइटेरिया, तब हम इस क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाइड एनालिसिस करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए वोल्टेज डिवाइडर वाइज और सेल्फ वाइज के स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो सिंपल ये सर्किट लेंगे यहाँ पे, और इस सर्किट में VCC अप्लाई किया हुआ है। मैं देखता हूँ यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर वाइज के लिए VT वोल्टेज यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। VT वोल्टेज VT इक्वल टू VCC इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC वोल्टेज, सिंपल डिवाइड किया जा कैलकुलेट किया जा सकता है। और यहाँ पे R1 R2 रिप्लेस किए गए हैं RB से, तो RB क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब हम VT के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यहाँ से, तो जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये VT के लिए VT के लिए एक्सप्रेशन लिखा है IB RB प्लस यहाँ दूसरे टर्म में लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि मुझे यहाँ स्टेबिलिटी के लिए एनालिसिस करना है। तो VT इक्वल टू IB RB प्लस V बेस एमीटर प्लस IC प्लस IB इंटू RE। RE को मैंने रिप्लेस कर दिया IC प्लस IB से, यहाँ इस एक्सप्रेशन को यहाँ से लिखा हुआ है मैंने, ये वाली एक्सप्रेशन। तो IB RB एज इट इज V बेस एमीटर और IC प्लस IB इंटू RE, दैट मीन्स मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया है IE को IC प्लस IB से। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू IC, होल इक्वेशन वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू IC, और यहाँ पे बेस एमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, इंडिपेंडेंट है बेस एमीटर वोल्टेज। तो डिफरेंशिएट में लिख देता हूं यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू IC। बेस एमीटर को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि बेस एमीटर अफेक्ट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट। इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो VT भी इंडिपेंडेंट है, VT 0 हो जाएगा यहाँ पे, VT इक्वल टू 0, ये हो गया डेल IB अपॉन डेल IC इंटू RB, बेस एमीटर 0 हो गया, प्लस ये IC इक्वल टू 1 हो गया है यहाँ पे, प्लस डेल IB अपॉन
डेल आई सी इंटू आर ई। ये एक्सप्रेशन आ गया। जिस एक्सप्रेशन को हम अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी के टर्म में अरेंज करेंगे। इट विल प्रोवाइड वैल्यू माइनस आर ई अपॉन आर ई प्लस आर बी। ये वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है इसने। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई है आई बी के लिए, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी के लिए, इसको हम जनरलाइज इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो डेल आई बी अपॉन डेल आई सी की वैल्यू आ गई है मेरे पास माइनस आर ई अपॉन आर ई प्लस आर बी। अब हम इसको स्टेबिलिटी फैक्टर की जनरलाइज वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में, उस जनरलाइज वैल्यू, जनरलाइज एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। इस एक्सप्रेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगी, सब ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं यहाँ से, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर बी। इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा यहाँ पे, और मॉडिफाई करने के बाद हम इफेक्ट देखते हैं। तो ये मॉडिफाई करने के बाद क्या होगा, 1 प्लस बीटा, ये एलसीएम ले लिया है यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 1 करके एलसीएम ले लिया है यहाँ पे। तो ये हो गया है ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस बीटा इंटू आर ई प्लस आर बी डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर बी प्लस बीटा आर ई। और थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा यहाँ पे। मॉडिफाई करने के बाद हम इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से अरेंज करूंगा, 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस आर बी बाय आर ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा प्लस आर बी बाय आर ई। ये देखिए, ये फैक्टर मैंने सेपरेट कर लिया है, यहाँ आर ई से डिवाइड कर दिया इस एक्सप्रेशन को, तो 1 प्लस आर बी बाय आर ई, यहाँ भी आर ई से डिवाइड कर दिया है, तो 1 प्लस बीटा हो गया है यहाँ पे, ये फैक्टर 1 प्लस बीटा और आर बी बाय आर ई। अगर यहाँ पे हम स्टेबिलिटी फैक्टर को कंट्रोल करना है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए आर बी बाय आर ई फैक्टर अगर 0 हो जाता है, आर ई बाय आर बी फैक्टर, दैट मीन्स आर बी अपॉन आर ई इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसको हम निगलेक्ट कर सकें, तब हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो कैलकुलेट होके आ रहा है एस अप्रोक्सीमेटली 1, है ना। तो 1 प्लस बीटा ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस बीटा डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा, यहाँ से अगर देखें तो 1 प्लस बीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद वैल्यू ऑलमोस्ट 1 प्रोवाइड करेंगे। जो स्टेबिलिटी फैक्टर वो एक अच्छा स्टेबिलिटी फैक्टर है, एक बेटर स्टेबिलिटी फैक्टर है, तो वोल्टेज डिवाइडर वाइज एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है कि आर बी शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड आर ई शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। अगर हम आर बी को कम, बहुत छोटा रखते हैं, तो ये ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। उस कंडीशन में बैटरी जो सप्लाई है, सप्लाई की लोडिंग बढ़ जाएगी, बैटरी की डिमांड बढ़ जाएगी। आर ई को ज्यादा करेंगे तो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो एक लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस के साथ ही हम इसको यूज कर सकते हैं इस सर्किट को। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि आर बी बाय आर ई फैक्टर कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आर बी शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल आप रख सकते हैं, एंड आर ई शुड बी रीजनेबली स्मॉल, ऐसा रख सकते हैं। तो ये हमारी कॉमन कलेक्टर बेस वोल्टेज डिवाइडर वाइज या फिर सेल्फ वाइज का डिस्कशन था, सेल्फ वाइज का एनालिसिस था। थैंक यू।